Today I am going to discuss about the evaporation. Evaporation आपका फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट का टॉपिक है. पहले देखते हैं डेफिनेशन क्या होती है इवेपोरेशन की. Theoretically, evaporation means simply vaporization from the surface of the liquid. सिंपली अगर हम एक सिंगल वर्ड में बोलें तो अगर हम किसी लिक्विड को सपोज़ किसी बाउल में हमने पानी रखा या कोई भी लिक्विड रखा और वहाँ से क्या हुआ, वो लिक्विड जो है इवेपोरेट हो गया. मतलब थोड़ा क्या हुआ, हमने 1 घंटे अगर हम धूप में एक सपोज़ करिए हम 1 गिलास पानी रखते हैं धूप में, थोड़ी देर बाद क्या होता है, वाटर कम होता जाता है. क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जो लिक्विड होता है वो इवेपोरेट हो बन के वो जो है एटमॉस्फेयर में चला जाता है. तो सिंपली हम इवेपोरेशन को बोल सकते हैं सिंपली वेपराइजेशन. वेपर फॉर्म में होके वो एटमॉस्फेयर में चला जाता है. वेपराइजेशन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड. कैसे? लिक्विड के सरफेस से धीरे धीरे जो वाटर होता है या कोई भी लिक्विड होता है वो इवेपोरेट होकर जब एटमॉस्फेयर में वेपर फॉर्म में चला जाता है तो उसे हम बोलते हैं इवेपोरेशन. Evaporation is a unit operation process by which a solvent is evaporated from a solution by boiling the liquor in a suitable vessel and withdrawing the vapor, leaving a concentrated liquid residue. यहाँ इस evaporation क्या है कि एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, सॉल्वेंट इवेपोरेट हो जाता है. आपका जो सोल्यूशन होता है किसका मिक्सचर होता है? सोल्यूट और सॉल्वेंट से मिलके क्या बनता है? सोल्यूशन. जैसे कि हम अगर शुगर और वाटर का घोल बनाएं तो हमारा जो हमारा शुगरी सोल्यूशन बनेगा उसमें क्या होता है, हमारा जो शुगर होता है वो क्या होता है? सोल्यूट होता है. वाटर एक तरह से सॉल्वेंट का काम करता है और हमारा फिर जो भी बनता है वो क्या होता है? सोल्यूशन बनता है. तो इवेपोरेशन में क्या होता है, जो हमारा सॉल्वेंट होता है, सपोज हम अगर सिंपल शुगर और वाटर के मिक्सचर की बात करें तो अगर हमारा शुगर और वाटर का मिक्सचर रखा हुआ है तो उसमें से जो हमारा वाटर सॉल्वेंट है वो धीरे धीरे इवेपोरेट होकर जो हमारा अब सोल्यूशन बचेगा वो कैसा होगा? कंसनट्रेटेड फॉर्म में हो जाएगा. ठीक है. जैसे हम सपोज़ करिए कि हम आप चीनी और पानी का हम अगर बॉयल करते हैं तो चाशनी बन जाती है. वो क्या होती है? कंसनट्रेटेड फॉर्म में होती है, गाढ़ा हो जाती है, गाढ़ा हो जाती है. उसे क्या बोलते हैं? कंसनट्रेटेड रेजिड्यू. रेजिड्यू मीन्स एक तरह से जो हमारा नीचे जो बचता है. ऑब्जेक्ट ऑफ इवेपोरेशन. अब इवेपोरेशन हम करते क्यों है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू मेक अ सोल्यूशन मोर कंसनट्रेटेड. जनरली एक्सट्रैक्ट्स आर कंसनट्रेटेड इन दिस वे. क्यों? इसका मेन जो हमारा काम होता है, ऑब्जेक्ट होता है इवेपोरेशन कराने का कि जो सोल्यूशन है हमारा कंसनट्रेटेड फॉर्म में हो जाए. फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन. तो फर्स्ट फैक्टर है हमारा इवेपोरेशन का टेम्परेचर. Heat is necessary to provide the latent heat of vaporization and in general the rate of evaporation is controlled by the rate of heat transfer. मीन्स जो हमारा जो टेम्परेचर है, हीट है, वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है इवेपोरेशन में. अगर हम किसी चीज़ को बॉयल करें तो क्या हम हीट प्रोवाइड करके ही बॉयल करते हैं. Rate of heat transfer depends on the temperature gradient. Many pharmaceutical agents are thermolabile, so the temperature that will cause the least possible decomposition should be used. जो मैक्सिमम हमारे फार्मास्यूटिकल, हम फार्मेसी की फील्ड में ही हम यहाँ पढ़ रहे हैं तो हम जाहिर सी बात है इवेपोरेशन का यूज़ कहीं हम इंडस्ट्री में करेंगे. तो जो हमारे हम क्यों कर सकते हैं इवेपोरेशन, जो हमारे मैक्सिमम जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट एजेंट्स होते हैं वो थर्मोलेबाइल होते हैं. मीन्स जो टेम्परेचर से स्टैंड कर सकते हैं तो हमारा जो है डीकम्पोजिशन के चांसेस कम होते हैं. एग्जाम्पल, मेनी ग्लाइकोसाइड्स एंड एल्कोलाइड्स आर डीकम्पोज्ड एट टेम्परेचर बिलो 100 डिग्री सेल्सियस. ज़्यादातर जो हमारे ग्लाइकोसाइड्स और एल्कोलाइड हैं वो डीकम्पोज हो जाते हैं जब उनको 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे टेम्परेचर पे रखा जाता है. नेक्स्ट एग्जांपल है हार्मोन्स, एंजाइम्स एंड एंटीबायोटिक्स आर एक्सट्रीमली हीट सेंसिटिव सब्सटेंसेस. एग्जांपल, माल्ट एक्सट्रैक्ट इज प्रिपेयर्ड बाय इवेपोरेशन अंडर रिड्यूस्ड टेम्परेचर टू अवॉइड लॉस ऑफ एंजाइम. ठीक है. तो जैसे और भी एग्जाम्पल जैसे बताया कि हार्मोन, एंजाइम और एंटीबायोटिक्स जो हैं वो हाईली जो है क्या होते हैं? एक्सट्रीमली हीट सेंसिटिव. मतलब हीट से उनको इफ़ेक्ट पड़ता है. तो इसलिए क्या करते हैं, उनको हम इवेपोरेशन जब कराते हैं तो अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर कराते हैं जिससे कि हमारे एंजाइम का लॉस ना हो. ज़्यादातर जो एंटीबायोटिक्स होते हैं उनको कंसनट्रेटेड हम करते हैं फ्रीज ड्राइंग प्रोसेस से. ये हमारी फ्रीज ड्राइंग प्रोसेस है. ये आपका दूसरे चैप्टर में आपको फ्रीज ड्राइंग पढ़ाया जाएगा. टेम्परेचर एंड टाइम ऑफ इवेपोरेशन दूसरा फैक्टर है. टेम्परेचर एंड टाइम ऑफ इवेपोरेशन. एक्सपोजर टू अ रिलेटिवली हाई टेम्परेचर फॉर अ शॉर्ट पीरियड. मतलब टेम्परेचर पे एक्सपोज करने के साथ साथ कितनी देर के लिए हम उस टेम्परेचर पे उसको एक्सपोज कर रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है. इवेपोरेशन में एक्सपोजर टू अ रिलेटिवली हाई टेम्परेचर फॉर अ
short period of time may be less destructive of active principle than a lower temperature with exposure for a longer period। मतलब अगर हम टेम्परेचर को हाई रखें और थोड़े टाइम के लिए हम इवेपोरेशन करवाएं लिक्विड का तो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। एक्टिव प्रिंसिपल जो हमारे फार्मास्यूटिकल एजेंट के हैं उसके ख़राब होने के चांसेस, डिस्ट्रक्ट होने के चांसेस कम होते हैं अगर हम वही चीज़ जो है लो टेम्परेचर पे ज़्यादा लंबे टाइम के लिए हम उसको एक्सपोज करें। वही सिंपल सा एग्जांपल है कि अगर हम चाय बनाते हैं तो उसको धीमा करके काफ़ी देर तक बनाएं तो उसके जो है मेन जो हमारा, अगर हम इसे फार्मास्यूटिकल एजेंट को लेके बात करते हैं तो अगर सिंपल अगर हमने धीमी आंच पे ज़्यादा टाइम तक उसको बॉयल किया तो उसके जो एक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो क्या होते हैं, डिस्ट्रक्ट हो सकते हैं। लेकिन यही काम हम क्या करें, तेज़ उसकी आंच कर दें गैस की और उसको हम थोड़े टाइम के लिए 2 या 3 मिनट के लिए बॉयल कर लें तो उसके जो एक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो उसके ख़राब होने के, डिस्ट्रक्ट होने के चांसेस कम होते हैं। टेम्परेचर एंड मॉइस्चर कंटेंट, थर्ड फैक्टर है टेम्परेचर एंड मॉइस्चर कंटेंट। सम ड्रग कंस्टिट्यूट्स डीकम्पोज मोर रैपिडली इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं वो मॉइस्चर की प्रेजेंस में, नमी जब होती है तो ज़्यादा जल्दी रैपिडली ख़राब हो जाते हैं, स्पेशली एट अ टेम्परेचर। Hence, evaporation should be carried out at low controlled temperature through the final drying can be performed at high temperature when little moisture remains. Example जैसे बेलाडोना ड्राई एक्सट्रैक्ट है, इसका एग्जाम्पल है। फोर्थ फैक्टर है हमारा टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट रिक्वायर्ड। इवेपोरेटिंग पैन आर स्टील will produce liquid or dry products but film evaporates will yield only टाइप ऑफ प्रोडक्ट, मतलब कैसा हमें प्रोडक्ट रिक्वायर्ड है। तो इवेपोरेटिंग पैन्स और स्टील जो है विल प्रोड्यूस लिक्विड और ड्राई प्रोडक्ट्स। मेनली जो इवेपोरेटिंग पैन्स और स्टील हम किसके लिए यूज़ करते हैं, लिक्विड और ड्राई प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने के लिए। यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स है, जो कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। नेक्स्ट हम लाइन देखते हैं। सो डाइल्यूट एक्सट्रैक्ट कैन बी फर्स्ट कंसनट्रेटेड इन अ फिल्म evaporator and then the concentrated may be dried in evaporating pan। यहाँ पे ड्राइड होगा तो जो हमारे डाइल्यूट एक्सट्रैक्ट है उनको पहले हम कंसनट्रेट करते हैं फिल्म इवेपोरेटर। फिल्म इवेपोरेटर हमारा एक इंस्ट्रूमेंट है, उसमें हम पहले इवेपोरेट करते हैं फिर उसको कंसनट्रेट फॉर्म किस में करते हैं, इवेपोरेटिंग पैन में करते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि जो हमारा प्रोडक्ट रिक्वायर है उसको हमें कैसे ड्राई करना है। Effect of concentration. As the liquor becomes concentrated, the increasing proportion of solid results in elevation of the boiling point of the solution. This leads to greater risk of damage to thermal oil constituents and reduction in temperature gradient. तो concentration का भी इफेक्ट होता है। जैसे जैसे हम लिक्विड को बॉयल करते हैं, कंसनट्रेटेड फॉर्म में लाते हैं तो जो हमारा सॉलिड होता है, जो हमारे सॉल्यूशन का सॉलिड होता है वो क्या करता है, सॉल्यूशन की बॉइलिंग को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से जो हमारे ऐसे कांस्टेंट, अगर ऐसे कांस्टेंट हैं जो टेम्परेचर थर्मोलेवाइल है, कांस्टेंट है जो टेम्परेचर का इफेक्ट उन पर पड़ेगा तो उनको जो है वो उनके डैमेज होने के चांसेस जो है ज़्यादा होते हैं। इन जनरल concentrated solution will have increased viscosity causing thicker boundary layers and deposit solids that may build up on the heating surface that reduce heat transfer. All these problems may be minimized by turbulent flow conditions. Next is evaporators को क्लासीफाई किया गया अकॉर्डिंग टू मूवमेंट, टू द फॉर्म ऑफ मूवमेंट। 3 टाइप के हैं, नेचुरल सर्कुलेशन इवेपोरेटर्स, फोर्स्ड सर्कुलेशन इवेपोरेशन, फिल्म इवेपोरेटर्स। यहाँ पे इवेपोरेटर्स को नेचुरल सर्कुलेशन इवेपोरेटर, फोर्स्ड सर्कुलेशन इवेपोरेटर एंड थर्ड इज फिल्म इवेपोरेटर। नेचुरल सर्कुलेशन इवेपोरेटर्स को फिर से 3 पार्ट में क्लासीफाई किया गया है, इवेपोरेटिंग पैन, इवेपोरेटिंग स्टील, शॉर्ट ट्यूब इवेपोरेटर्स। देन फोर्स्ड सर्कुलेशन इवेपोरेटर्स को नहीं क्लासीफाई किया गया। देन फिल्म इवेपोरेटर फिर से आते हैं, क्लाइंबिंग फिल्म इवेपोरेटर, हॉरिजॉन्टल फिल्म इवेपोरेटर। सो अब हम नेक्स्ट वीडियो में इन सारे टाइप्स को डिस्कस करेंगे। अभी हमने आज क्या पढ़ा कि इवेपोरेशन क्या होता है, इवेपोरेशन की डेफिनेशन एंड इवेपोरेशन को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, इवेपोरेटर को कितने पार्ट में क्लासीफाई किया गया है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इवेपोरेटर। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो भी हमने आज क्लासीफाई किया गया है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकॉन। थैंक यू।